दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। मैं लेकर आया हूं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य मनीषा कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी वायलिन की धुन पर। बड़ी खुशी हो रही है ये कहते हुए, क्योंकि मनीषा जी हिंदी लिटरेचर का एक बहुत जाना पहचाना नाम है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वो मंडली में शामिल हुई हैं और उनकी कहानियां आप तक भी लगातार पहुंच पाएंगी। चलिए शुरू करता हूं कहानी। दादा, आप मेरी गर्लफ्रेंड से मिलेंगे? मोहक बाइक खड़ी करके दादाजी के पास चला आया। मिल लेंगे, वो अखबार में डूबे डूबे बोले। वो वायलिन बहुत अच्छा बजाती है। व्हाट्स द बिग डील? मेरी गर्लफ्रेंड भी वायलिन बहुत अच्छा बजाती थी। मजाक बना रहे हैं? सच्ची रे? वाह, अखबार छोड़ो, सुनाओ अपनी लव स्टोरी। मोहक ने अखबार छीन लिया। लंच के बाद? उसके बाद तो आप सो जाओगे। चल, आज नहीं सोएंगे। एक कप मीठी चाय बना के देनी होगी। मंजूर। मम्मी पापा को मत बताना। दादा हिचके। आपकी लव स्टोरी? मोहक फुसफुसाया। नहीं बे, चीनी वाली चाय। दोनों हंसने लगे। ब्रिगेडियर माथुर किस्सा गोई के मास्टर। दादाजी की इश्किया दास्तान पहली बार सुनने जा रहा था 18 साल का मोहक। वो खुद प्रेम में था, इसलिए ये बात उसे गुदगुदा रही थी। वो जानता था दादाजी की कहानियां थोड़ी हकीकत थोड़ा फसाना होती हैं। उनके वक्त में भी क्या लड़कियां वायलिन बजाती होंगी? जब वो चाय लेकर दादाजी के कमरे में पहुंचा तो तकियों का सिंहासन बनाकर बैठ गए थे। वो बीन बैग पर बैठ गया। शुरू कीजिए ब्रिगेडियर साहब अपनी वायलिन वाली की दास्तान। वहां से तो उनके गाल सुर्ख थे। दादा, आप ब्लश कर रहे हैं। चुपचाप सुनना, बीच में टोकना नहीं है। सारे सवाल आखिर में। ओके। मोहक ने गर्दन हिला दी। मेरी उम्र तुमसे 3 साल ही ज्यादा रही होगी। मैं नौकरी में था। मसूरी में एक ट्रेनिंग के लिए 4 महीने रहना हुआ। लैंडोर में, जो मसूरी का शांत सुंदर हिस्सा है। ब्रिटिश राज में वहां मसूरी कैंट हुआ करता था। वहां भारत में रह गए अंग्रेजों और रईसों के बंगले हुआ करते थे। वहां हमारी मेस भी थी। अक्टूबर के दिन, प्यारे दिन, सड़कें शांत होती थीं। टूरिस्ट जा चुके होते थे। एक रोज मैं 4 दुकान पे बैठा कॉफी पी रहा था। अचानक एक नाजुक सी लड़की ढलान से ऊपर आती दिखी। उसने ब्लू स्कर्ट और ढलती धूप सा पीला टॉप पहना था। दादा, उसके कपड़ों का रंग आपको आज भी याद है? हाँ? दादाजी ने उसे घूरा। ओके, आगे सुनाइए। उसकी पीठ पर वायलिन केस था। मैं उसे पहचान गया। ये वही थी जो हर संडे हरी खिड़कियों और 17 सीढ़ियों वाले चर्च के म्यूजिक स्कूल में दिखती है। कमबख्त, वो भी तब जब हमको इंस्ट्रक्टर सुबह की दौड़ पे ले जाता है। हमें लाल टिब्बे से मेस तक पूरा 8 किलोमीटर का चक्कर लगाना होता था। उसे केवल मैं ही नहीं देखता था, कोर्स के सारे लड़कों की निगाह उस पे उठती थी, एक सल्यूट की तरह। इंस्ट्रक्टर हमको घुड़कता, सामने देख। नो डाउट भला की खूबसूरत थी। कहते हुए दादाजी कहीं खो गए। फिर मोहक उन्हें इस अवतार में देखकर हैरान था। फिर हाँ, दौड़ से लौटकर मैं और मेरा दोस्त जल्दी से नाश्ता करते और चर्च के बगल वाली रेलिंग पे टिक जाते। भीतर से पियानो और वायलिन की सपनीली धुनें बाहर तैर आती। कोरस में मीठे प्रार्थना गीत सुनाई देते। मेरा दोस्त क्रिस्टोफर नहीं बताता तो मैं कभी नहीं जान पाता कि इस संसार में मोत्जार्ट भी था। ठीक 10 बजे वो अपनी सहेलियों के साथ वायलिन लिए उतरती और सिस्टर बाजार की तरफ मुड़ जाती। वायलिन वाली ये लड़की मेरे जहन की जीभ में रेशे की तरह अटकी थी।
दिमाग डांटता कि मैं यहाँ इश्क लड़ाने नहीं आया हूं, दोस्ती तो करी ले। खैर, उसे देखकर कॉफी का कड़वा स्वाद भूलकर मैं दौड़ता सा चला गया उसके पीछे, मगर पास जाके मेरी हिम्मत जवाब दे गई। फिर भी खराश भरे गले से मैंने कहा, सुनो। वो मुड़ी, उसकी काली आंखों में उदासी थी। वहां की गुलाबी ठंड में भी उसके होंठ के ऊपर पसीने की नन्ही बूंदें थीं, चढ़ाई पर चढ़कर आने के कारण शायद। यह एक दुकान थी ना जहां वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक रिकॉर्ड्स बिका करते हैं? मैंने यूं ही पूछा। वो तो नीचे लैंडोर बाजार में है, और बनो मत, तुम इतने अनजान नहीं कि। वो मुस्कुराई। उसकी आवाज में पहाड़ी नदी सा संगीत था। तुम ही चर्च में वायलिन बजाती हो ना? तुम्हारा नाम? मेरी बात पूरी सुने बिना वो आगे बढ़ गई। हटो, मुझे जाना है। उसने कड़क निगाह डाली और चल दी। मैं शिव मंदिर वाली चढ़ाई चढ़ के मेस में लौट आया। फिर पूरे हफ्ते वो नहीं दिखी। एक सुबह लेक्चर से पहले मैं आईटीएम के गलियारे में खड़ा था। मुझे वो एक आलीशान बंगले से ऊपर को आती दिखी। वो 2 लैब्राडोर कुत्तों को घुमाने ले जा रही थी। मैंने उसे देखकर हाथ हिलाया। उसने जवाब दिया। मैं खुश हो गया। मुझे उसके घर का पता मिल गया था। जब हम लंच के लिए मेस लौट रहे थे तो मैंने उस बंगले की भूल भुलैया ढलान में झांका तो चीड़ के पेड़ों के बीच केवल लाल टीन की छतें दिखीं। बंगले के बाहरी गेट पर एरो के साथ नाम लिखा था, रोजलिन हाउस। ईसाई है ये लड़की? क्या नाम होगा इसका? एना, मारिया, स्टेला। मुझे अगले इतवार का बेसब्र इंतजार था। मैंने सोच लिया था कि उस रोज मैं पेट की गड़बड़ी का बहाना बनाकर ग्रुप रन के लिए नहीं जाऊंगा। जैसे ही सब लड़के निकलेंगे, मैं जंगल वाले रास्ते से निकलकर वहां चट्टान के पीछे छुप जाऊंगा जहां से वो म्यूजिक स्कूल के लिए गुजरती थी। और इतवार की सुबह मैंने एग्जैक्टली वही किया जो सोचा था। वो आ रही थी। मैंने पहली बार दिल को ड्रम की तरह बजते महसूस किया। लेस वाली सफेद फ्रॉक में वो एंजल लग रही थी। मैं एक चट्टान के पीछे से उसके सामने कूद गया। वो चीख पड़ी, पागल हो क्या? तुमने मुझको डरा दिया। क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? प्लीज मेरी बात सुनो। मैं तो बस तुम लोगों का वो जादुई म्यूजिक चर्च के भीतर जाके सुनना चाहता हूं। मैंने कहा, वहां बाहर के लोग अलाउड नहीं है, खासकर तुम जैसे फौजी लड़कों से तो फादर चिढ़ते हैं। उसने होंठ टेढ़े करके कहा, मैं खुद आर्मी बैंड में हूं, मोजार्ट की धुनों पे काम भी कर रहा हूं। मुझे डर था कि वो एक आध सिम्फनी का नाम न पूछ ले, मगर इस बात पे वो फादर से बात करने को तैयार हो गई। चर्च पहुंचकर उसने उनके कान में कुछ कहा। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। मैंने भरसक अपनी शक्ल मासूम बना ली। फादर ने इशारा किया दूर पड़ी बेंच पे चुपचाप बैठ जाने का। प्रेयर शुरू हुई कोरस में। मैं जैसे एक सपने में था। पवित्र सफेद पोशाक में फादर पियानो बजा रहे थे। एक लड़का और 3 लड़कियां गा रहे थे। ये वायलिन साध रही थी। दीवारों पर देवदूतों से घिरे यीशु की पेंटिंग्स लगी थीं। यकीन मानो, मैं उस पल को जीवन भर जी सकता था, उस बेंच पर बैठे बिना हिले डुले। वो एक और गर्दन झुकाए डूबी डूबी सी वायलिन के तारों पर बो फिरा रही थी। सिहरती संदली बाहों पर हल्के हल्के झाग सी सिहरती सफेद लेस। मैंने मन ही मन उसे नाम दे दिया था, वीनस। वाह दादाजी, मोहक कहानी में डूब रहा था। संगीत खत्म हुआ। मैंने फादर का शुक्रिया अदा करना चाहा तो उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा और कहा, संगीत तो ईश्वर का उपहार है, तुम जब भी चाहो आ सकते हो। वीनस ने मुझे आंखों में कहा कि मैं अब फूट लूं। मैंने भी आंखों में ही उससे अगली बार मिलने के लिए पूछा। उसने पहले घूरा, फिर फुसफुसाई, शाम को। सारे ट्रेनी लौटकर डाइनिंग हॉल में ब्रेकफास्ट कर रहे थे। मैं नजर बचाकर कमरे में जाकर लेट गया।
शाम को मैंने अपने बेहतरीन कपड़े पहने, दोबारा शेव बनाई और मस्क वाला आफ्टर शेव लगाया ही था कि इंस्ट्रक्टर 3 लड़कों के साथ मेरी मिजाज पुरसी को चला आया। मैं ही जानता हूं कि अपने चेहरे को बीमार दिखाने में मैंने कितनी मशक्कत की थी। वो कॉफी पीकर ही मेरे कमरे से टले। शाम बीत रही थी। मैं भागता हुआ 4 दुकान पहुंचा। मुझे डर था वो राह देखकर कहीं वापस चली न गई हो। वो बेसब्र सी लाल पोस्ट बॉक्स से सट कर खड़ी थी। मैं जैसे ही पास पहुंचा वो चल पड़ी। उसने अपने पीछे आने का इशारा किया। मैं जेब में हाथ डाले उससे कुछ दूर तक चलने लगा। मैं उसकी लहराती छाया के पीछे सम्मोहन में एक चढ़ाई चढ़कर छोटे से समतल मैदान में जा पहुंचा। ये लैंडोर की एक अनछुई एकांत जगह थी। घास में नन्हे जामुनी फूल खिले थे। कुछ दूर पर सफेद कब्र में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शहीद सैनिक सोया हुआ था। हम एक चट्टान पर बैठ गए। वो कुछ संजीदा थी, मैं जोश में। मैं रात भर सोचता रहा तुम्हारा नाम क्या होगा। क्या सोचा? वीनस। तुम पक्के पागल हो। वो खिलखिलाई तो घास में से बीज खाते कुछ नन्हे पंछी उड़े। फिर मुंह में घास का तिनका लिए वो दूर देखते हुए कुछ सोचती रही। उसके चेहरे पर कई मिले जुले भाव थे। अपनी ओर लगातार मेरी निगाह को महसूस करके वो शर्मा गई। कुछ बताओ ना अपने बारे में। मेरा नाम है वायला रोजलिन। तुम्हारा? कैप्टन रंजन माथुर। मैंने अपना नाम रैंक के साथ बताया ताकि रौब पड़े। 1 घंटे की बातचीत में पता चला कि रोजलिन उसकी मां का नाम है। मम्मी एंग्लो इंडियन है मगर डैडी बंगाली थे। वो कलकत्ता में सिविल जज थे जिनसे तलाक के बाद उनकी मम्मी तीनों बच्चों को लेकर नाना जी के इस बंगले में चली आई। अब बड़ा भाई पीटर ऑस्ट्रेलिया में नौकरी करता है। उसकी जुड़वा बहन लायला मुंबई में पढ़ रही है। वो खुद ग्रेजुएशन कर रही है कॉरेस्पॉन्डेंस से। क्योंकि मम्मी डायबिटिक हैं, किसी का साथ रहना जरूरी है। हर संडे वो चर्च के म्यूजिक स्कूल में वायलिन सीखती है और सिखाती है। हाँ, उनके साथ एक अनाथ लड़की भी रहती है जो हाउसकीपर है। बीती शाम का पहला जुगनू दिखते ही हम लौट आए। जहां से हमारे रास्ते अलग होते थे उसने मेरा हाथ पकड़कर आंख मूंद कर कहा, कैसे फौजी हो? ये नहीं जानते अच्छे घरों की लड़कियां पहल नहीं करती। मैं समझ नहीं सका कि उस पल मुझे क्या करना चाहिए था। दादाजी, लड़की हिंट दे रही थी और आप? मुहक हंसा। हाँ, मैं जब तक समझता वो मुड़ के चली गई। हम शरीफ जनरेशन के थे। दादाजी खिसिया के बोले। अच्छा, और हम? सॉरी, आगे बढ़ाइए। मुहक उठकर दादाजी के पास आ गया। हाँ, तो इस तरह हम अक्सर मिलते रहे। हमने मसूरी के हर अनछुए इलाकों में पिकनिकें मनाई। मैंने कविताएं लिखी, उसने वायलिन पर उनकी धुनें बनाई। वो न्यू ईयर स्नोफॉल साथ लाया। उसने उम्दा केक बनाकर मुझको खिलाए। हम रातों को एक ही रेनकोट में घुसकर एक दूसरे को जकड़े बर्फ भरी सड़कों पर टहलते थे। लेकिन हर शुरुआत को कहीं तो खत्म होना होता है। मेरे लौटने के दिन आ गए। मैं उसे उदास नहीं देखना चाहता था। जाने के 1 दिन पहले उसका 18वां जन्मदिन था। हमने तय किया मसूरी जाके मनाएंगे। पहले उसने मना किया, फिर 9 बजे लौट आने के वादे पर मान गई। मैंने उसे गोल्ड तितली का पेंडेंट गिफ्ट किया। वहीं उसकी चेन में क्रॉस के साथ पहना भी दिया। कैमल बैंक पर एक क्लब में हम झूम कर नाचे, सड़कों पर गाने गाए। लौटते हुए 10 बज गए। रोजलिन हाउस के गेट पर मुझे वो कुछ नर्वस लगी। वायला, मैं तुम्हें नीचे तक छोड़ाऊं? मैंने पूछा। नहीं, वो बुरी तरह घबरा गई। मॉम को बुरा लगेगा। मैं उनसे मिल भी लूंगा ना। किस लिए? ये बताने के लिए कि उनकी बेटी जिस जेंटलमैन के साथ अब तक गायब थी वो मैं हूं। सजा के तौर पर इस खूबसूरत बला के साथ जिंदगी बिताना चाहूंगा। तुम यकीनन पागल हो। खूब जानती हूं तुम फौजी लड़कों को। ये मैं नहीं, वो कहेंगी। हो सकता है थप्पड़ लगा दें।
मैं उन सब से अलग हूं मदाम, मैंने उसे अपने से सटा कर कहा। बहुत हुआ मजाक रंजन, मैं जानती हूं तुम लौटकर भूल जाओगे, तुम्हें ऐसा करना भी चाहिए, सभी तो यही करते हैं। अब तुम जाओ, कल विदा देने आऊंगी मैं। वो फिसल कर मेरे आगे खड़ी हो गई। वायला, आई एम सीरियस। मैंने उसे कंधों से थामा और गेट खोलकर आगे बढ़ा। हमारी आवाज सुनकर उसके कुत्ते नीचे से भौंकने लगे थे। अचानक पेड़ों को कोहरा ढकने लगा था। रुकिए कैप्टन रंजन। उसकी आवाज अजीब सी थी। मैं चौंका। मैं वायला नहीं हूं। मतलब? मैं मिसेस रोजलिन की हाउसकीपर हूं, प्रसूना थॉमस। असमंजस में मैं वहीं रेलिंग पर टिक गया। वो जो बुदबुदा रही थी उससे यही समझ आया कि वो अनाथ है और उसे पता नहीं कि उसके माता पिता कौन थे। स्कूली पढ़ाई के बाद पियानो वाले फादर ही उसको केरल से यहाँ ले आए थे। फादर के कारण रोजलिन आंटी नौकरानी नहीं, घर के ही सदस्य की तरह रखती हैं। कुछ महीनों से लेडी रोजलिन परिवार समेत ऑस्ट्रेलिया गई हुई थी। पहली आजादी का वो जमकर आनंद लेना चाहती थी। मगर झूठ क्यों? मेरे मुंह से बामुश्किल निकला, क्योंकि तुमने मेरे पीछे पड़कर मेरी दबी इच्छा को हवा दे दी थी। मुझे लगा किसी लड़के से शादी न सही, लव रोमांस तो कर सकती हूं। क्या तुम किसी हाउसकीपर को प्यार करते? नहीं ना? स्ट्रिक्ट रोजलिन आंटी के रहते मैं कभी ऐसा नहीं कर सकती थी। चाहती मैं भी थी कि लायला वायला की तरह चकमा देकर बॉयफ्रेंड से मिलने का थ्रिल जीऊं। जब सब ऑस्ट्रेलिया चले गए तभी तुम अचानक मिल गए। मुझे तुम अच्छे लगे, मगर तुम तो सीरियस होने लगे। जबकि हर साल आने वाले फौजी लड़के यहाँ की लड़कियों से मौसमी इश्क करके चले जाते हैं। मौसमी इश्क? उस कोहरे से भरी रात में मेरे सामने मेरा प्यार मुखौटा उतारे खड़ा था। मैं कुछ सोच समझ नहीं पा रहा था। तुमको देखकर नहीं लगा ना? फादर कहते हैं मुझे लगना भी नहीं हाउसकीपर, केवल इसीलिए कि मुझे हथेली पर सजी जिंदगी नहीं मिली। हाँ, मैंने तुमसे मिलने के लिए ढोंग रचा, वायला के महंगे कपड़े पहने, लेकिन कपड़े ही तो सब कुछ नहीं है। मैं मिशनरी स्कूलों में पढ़ी हूं, बीए कर रही हूं, म्यूजिक मेरे खून में है। सॉरी रंजन, मैंने नहीं सोचा था कि ये बात इतनी आगे चली जाएगी। यह कहकर वो गोल्ड पेंडेंट मेरे हाथ में पकड़ाकर नीचे अंधेरे में उतर गई। सुनो वायला, प्रसूना। मैं मेस लौट आया। लड़के मस्ती कर रहे थे। अगले दिन सबको जाना था। मेरी उम्मीद के खिलाफ वो सुबह विदा देने नहीं आई। फिर मैं सुदूर असम पोस्टिंग पर चला गया। कहकर ब्रिगेडियर माथुर चुप हो गए। ओह गॉश! मोहक को लव स्टोरी के इस अंत पर निराशा सी हुई। क्या दादाजी, ये तो कोई इश्क नहीं हुआ। आप जब पहली बार मिले थे तो आपने सोचा था कि वो नौकरानी थी कि प्रिंसेस? आपको तो उसकी सूरत से प्यार हुआ था ना कि स्टेटस से। आपको निभाना चाहिए था यार। मैं होता तो। मोहक ने बात वहीं छोड़ दी। क्या करता तू होता तो? मैं पहली फुर्सत में जाता, लौटकर मिलता, मनाता उसको। एक जेंटलमैन को यही करना भी चाहिए मोहक। मगर रहने दो दादाजी, आप सही कहते हो, आप ना प्रैक्टिकल हो। अच्छा, वो पेंडेंट कहाँ है? मोहक पूछते हुए उठ खड़ा हुआ। मेरे पास है, देखेगा? वो ड्रॉर खोल, ये एल्बम निकाल, वो और ये बाइबल भी। बाइबल से लिपटी हरे मोतियों वाली रोजरी में लगा था वो पेंडेंट। एक वायलिन बजाती सुंदर लड़की के गले में था वो पेंडेंट। व्हाट अ ब्यूटी दादाजी, यू मिस्ड हर, चकित सा मोहक बोला। अगली फोटो में एक अधेड़ स्त्री गार्डन चेयर पर बैठी थी। गोद में एक बच्चा उसी पेंडेंट से खेल रहा था। अरे, ये तो मैं और दादी हैं। असमंजस में घिरा मोहक अपने दादा को देख रहा था और ब्रिगेडियर माथुर मुस्कुरा रहे थे। अचानक मोहक उनसे लिपट गया। थैंक गॉड दादा यार, आज तो आपकी शिवलरस इमेज मेरे मन में ना टूटते टूटते बची। पर ये हुआ कैसे? वैसे ही यार मोहक, पहली फुर्सत में। वो मोहक की नकल निकालते से बोले। आप गए?
वो मान गई। आगे तू इमेजिन कर, मेरी तो वॉक का टाइम हो गया। मोहक वहीं बैठा सोचता रह गया, काश आज दादी होती तो वो उनसे कहानी का आगे वाला हिस्सा सुनता। बस इतनी सी थी ये कहानी।